हेलो दोस्तों, फिजिक्स के इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रकाश के प्रवर्तन तथा अपवर्तन के पार्ट 3 लेकर आए हैं। इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 में लगभग 97 क्वेश्चन करा दिए हैं। आज 98 से करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन इस पे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि दिया है कि उत्तर लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। मैंने आपको बताया था कि उत्तर लेंस ऐसे होते हैं और उत्तर लेंस में इसे प्रकाशीय केंद्र बोलते हैं। ये F होता है और ये हमारा 2F होता है। जब वस्तु को प्रकाशीय केंद्र और प्रकाशीय ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं उत्तर लेंस में, तब इसका जो प्रतिबिंब होता है वस्तु से बड़ा बनता है और सीधा बनता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा फोकस और लेंस के बीच में, फोकस और लेंस के बीच में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 दे रखा है कि निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब में मैंने बताया था कि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है, उसे पर्दे पे नहीं उतारा जा सकता है। तो दे रखा है कि वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है। कांच की पट्टी बना सकता है, उत्तर लेंस बना सकते हैं, अवतल लेंस बना सकते हैं। उत्तर लेंस जो होता है वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब भी बनाता है और काल्पनिक प्रतिबिंब भी बनाता है, लेकिन जो अवतल लेंस होते हैं वस्तु का केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनाते हैं, वास्तविक नहीं बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किसी बिंदु पर वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम कहते हैं। मान लीजिए ये कोई दर्पण है। अब दर्पण में एक फोकस होता है और उसके बाद क्या होते हैं, केंद्र होते हैं। तो जब प्रधान अक्ष के समानांतर किसी भी दर्पण हो या लेंस हो, जब किरण आता है तो दर्पण से परावर्तन के बाद वो किससे निकलता है, फोकस से निकलते हैं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपसे ये कहा कि प्रधान अक्ष के समांतर अगर कोई भी लेंस हो या दर्पण हो, प्रधान अक्ष से समांतर जितनी भी किरणें आती है दर्पण से अपवर्तन के बाद, लेंस से अपवर्तन के बाद और दर्पण से परावर्तन के बाद वो फोकस से निकलती हैं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा फोकस। अगला जो क्वेश्चन है, फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्यक होता है। ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। कोई भी प्रकाशीय यंत्र हो उसमें खासकर उत्तर लेंस के यूज किए जाते हैं, क्योंकि उत्तर लेंस एक ऐसा लेंस है जो वस्तु का छोटा बड़ा सीधा कैसे भी प्रतिबिंब बना सकता है, समान आकार का भी। अवतल लेंस होते हैं वस्तु का हमेशा छोटा प्रतिबिंब करके बनाते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। उत्तर लेंस का यूज किया जाता है फोटोग्राफिक कैमरे में। अगला जो क्वेश्चन है कि एक पारदर्शी गोलीय कवच, हाँ ध्यान से क्वेश्चन देखना, एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर है। त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए यह त्रिज्या प्रकाश के लिए यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, एक ऐसा व्यवहार करेगा। क्वेश्चन ऐसे होते हैं, ठीक है। आप ये देख पा रहे हैं कि इसे हम बोलते हैं उत्तर लेंस। कौन सा लेंस, उत्तर लेंस। उत्तर लेंस का बाहर का जो भाग होता है वो चौड़ा होता है, अंदर के भाग पतले होते हैं, ठीक है। यानी बीच के किनारे मोटे होते हैं और बीच का जो भाग होता है मोटा होता है और किनारों के भाग पतले होते हैं। तो बाहर का 20 सेंटीमीटर दिया है और अंदर का 19.8 दिया है। अंदर का आप देख पा रहे हैं कि अंदर का कर्व आकार का है, थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, तो त्रिज्या जाहिर सी बात है कि थोड़ी सी कम ही होगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 हो जाएगा, उत्तर लेंस की भांति। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है। प्रकाश के चाल, जिसका अपवर्तनांक कम होगा उसमें प्रकाश की चाल अधिक होता है, जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होते हैं उसमें प्रकाश की चाल कम होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होता है, सबसे कम किस में होगा, तो सबसे ज्यादा जिसका अपवर्तनांक होगा उसमें प्रकाश की चाल कम होगी। सबसे ज्यादा अपवर्तनांक कांच का होता है, यानी कांच में प्रकाश की चाल सबसे कम होगी। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है। तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होता है, इन्फिनिटी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं।
समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? अनंत होता है। इंद्रधनुष प्रकाश से संबंधित किन घटनाओं का परिमाण है? इंद्रधनुष आपको पता होगा कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के कारण बनते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन के कारण क्या बनते हैं? इंद्रधनुष का निर्माण होता है। इंद्रधनुष 3 चीजों से बनता है, एक परावर्तन, दूसरा होता है अपवर्तन और तीसरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दे रखा है कि सर सीवी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार प्रदान किए गए थे। अगला क्वेश्चन, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। अगर दे रखा है कि समतल दर्पण एक होना हो और अगर कोई वस्तु है, अगर 10 फीट की वस्तु है, तो बताइए समतल दर्पण कितने का होना चाहिए? तो जितना वस्तु होगा, जितनी उसकी हाइट होगी, उसके आधे हाइट की समतल दर्पण होगा। तो वस्तु दे रखा है कि किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए क्या करना चाहिए? दर्पण उसके आधे होने चाहिए। तो व्यक्ति के ऊंचाई के बराबर ये गलत है, व्यक्ति के ऊंचाई के बराबर गलत है, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। हाँ, ऑप्शन नंबर बी, जितने की वस्तु होगी, ध्यान से देखना, अगर 7 फीट का वस्तु है तो इस आधा दर्पण होगा 3.5, ठीक है। अगर 5 फीट का आदमी है तो दर्पण 2.5 का होगा, ठीक है। 10 फीट का अगर आदमी है तो समतल दर्पण इसके आधे होंगे, 5 का, ठीक है। बातें समझ में आई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इस पर आप पढ़े होंगे कि प्रकाश का जो रंग होता है किस पे निर्धारित करते हैं? सबसे ज्यादा तरंगदैर्ध्य किसका होता है? लाल रंग का। उसका तरंगदैर्ध्य ज्यादा है, इसीलिए लाल रंग बहुत दूर तक दिखाई देता है। इसका मतलब है कि प्रकाश का रंग तरंगदैर्ध्य पर, वेवलेंथ पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रकाशीय तंतु ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आगे पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे, TIR की घटना पे ऑप्टिकल फाइबर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? ऑप्टिकल फाइबर का जो आविष्कार है निरंतर का पानी, ऑप्शन नंबर बी, ये हमारे भारतीय है निरंतर का पानी, यही इसी ने किया था। ऑप्शन नंबर 111, यदि किसी दर्पण के आगे कितनी भी दूरी पर खड़े रहने पर प्रतिबिंब सीधा दिखाई दे तो वह दर्पण किस प्रकार का होगा? समतल में भी वस्तु का हमेशा, समतल दर्पण में भी वस्तु का बराबर आकार का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। ये भी सीधा प्रतिबिंब बनाता है और ये भी सीधा प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन दे रखा है कि यदि किसी दर्पण के आगे कितनी भी दूरी पर खड़े रहने पर प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है तो दर्पण किस प्रकार का होगा? ऑप्शन नंबर ए, समतल में भी सीधा बनता है और उत्तल में भी बनते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि प्रकाशीय यंत्रों में लेंसों का उपयोग किस घटना के परिघटना द्वारा प्रतिबिंब बनाने के लिए होता है? कोई भी प्रकाशीय यंत्र हो उसमें लेंस का यूज जो है अपवर्तन के लिए किए जाते हैं। किसके लिए? अपवर्तन के लिए, रिफ्रैक्शन के लिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के किस सिद्धांत के आधार पर छाया शैडो जो है बनती है? तो ऑप्शन नंबर सी, ऋजु रेखीय संचरण। जो छाया होता है वो प्रकाश के सीधी रेखा में चलने के कारण, प्रकाश आप पढ़े होंगे कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, इसी के कारण छाया का निर्माण होता है। अगर प्रकाश टेढ़ी मेढ़ी रेखा में अगर गमन करता, तिरछा गमन करता, उल्टी पुल्टी दिशा में अगर गति करता तो छाया का निर्माण नहीं होता। अगला क्वेश्चन है कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में गुजरता है, तब यदि उसका आपतन कोण क्रांति कोण से अधिक जब भी होंगे, आपतन कोण का मान जब क्रांति कोण से अधिक हो जाता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। प्रकाश जिस माध्यम से आएगा उसी माध्यम में रिटर्न चला जाता है, इसे बोलते हैं TIR की घटना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे हो कि जल से भरे बीकर की तली थोड़ी उठी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण क्या है? जल में कोई भी वस्तु रखा जाए, अगर उसका तली थोड़ा सा उठा हुआ प्रतीत होता है या वस्तु टेढ़ी या वस्तु अपने वास्तविक स्थान से उठी हुई प्रतीत होती है
तो इसका कारण क्या है बाबू? अपवर्तन। अपवर्तन के कारण ये सभी घटनाएं होती हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है। किस प्रकाशीय परिघटना के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है? किसी बीकर में या अगर कोई बर्तन है उसके तली पे आप सिक्का रख दो, नींबू रख दो, ठीक है, या कोई मछली तालाब में अपने वास्तविक स्थान से उठी हुई प्रतीत होती है, अगर कोई पेंसिल रखा हुआ टेढ़ा प्रतीत होता है पानी में, तो ये सभी घटना अपवर्तन के कारण होते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, अपवर्तन के कारण ये घटना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दे रखा है कि जब एक किरण आपतित होती है तो इसके वेग में परिवर्तन होता है। इसके संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? जब प्रकाश विरल से सघन में जाएगा तो वेग घटता है। यहाँ पे दिया है वेग बढ़ता है, जो कि गलत है। अगला दिया है कि विरल से सघन माध्यम में जाने पर वेग घटता है। जब प्रकाश विरल से सघन में जाता है तो वेग घटता है। ये हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन आगे भी पढ़ लेते हैं। बोल रहा है सघन से विरल में जाने पर वेग घटता है, सघन से विरल में जाने पर वेग बढ़ता है। ये भी गलत है और ये भी गलत है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि मोटर कार में पश्य दृश्य के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? बताना है कि पीछे देखने के लिए किस दर्पण का यूज किया जाता है। तो मैंने पहले के भी क्लास में बताया था कि पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है, क्योंकि उत्तल दर्पण वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं, बड़ा एरिया को कवर करता है, जिससे ड्राइविंग करने में आसानी होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मैंने कई बार इस चीज को मैंने बता रखा है कि दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। पानी में हवा का बुलबुला, हाँ ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कमेंट में इसका आंसर बताओ कि पानी में हवा का जो बुलबुला होता है वैसे ही काम करेगा। कैसे काम करता है? तो एक बात बता दें कि पानी में जो हवा का जो बुलबुला होता है वो उत्तल लेंस की भांति कार्य करते हैं। किस लेंस की भांति? उत्तल लेंस की भांति। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि फोटो कैमरा में, अभी ये क्वेश्चन आया था इसके पहले कि कैमरा में फोटोग्राफी कैमरा बोले या फोटो कैमरा बोले या केवल कैमरा बोले, किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? तो कोई भी प्रकाशीय यंत्र हो उसमें ज्यादातर यूज किसके किए जाते हैं? उत्तल लेंस का। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब किसी वस्तु का आवर्धित मतलब बड़ा, काल्पनिक मतलब सीधा प्रतिबिंब तब बनता है अवतल दर्पण से समतल दर्पण। समतल दर्पण वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब बनाता है, तो ये तो होगा ही नहीं। उत्तल दर्पण वस्तु का हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, तो ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि हमें चाहिए क्या? आवर्धित यानी बड़ा। ठीक है, सभी दर्पण से ये भी तो होंगे ही नहीं। अवतल दर्पण जो होता है वस्तु का सीधा भी प्रतिबिंब बनाता है और वस्तु से बड़ा भी बनाता है, छोटा भी बनाता है और समान आकार के भी बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है तो उसका परावर्तन कोण होगा। ध्यान से देखना, बोल रखा है कि एक किरण आ रहा है और कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 60 डिग्री का। और आप पढ़े हैं कि ये क्या हो गया? अभिलंब हो गया। ठीक है, जब प्रकाश आता है इसे बोलते हैं IR, रेसिडेंट रे, इंसिडेंट रे सॉरी, और जो टकरा के जो जाता है उसे RR बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। बीच का दो एंगल होता है, कोण I और कोण R। आप पढ़े हैं कि ये वाला जो है यहां से लेकर यहां तक ये टोटली क्या होगा? 90 डिग्री होंगे। यहां से आधा पार्ट जो है 90 डिग्री होगा, जिसमें से 60 दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। कितना डिग्री? 30 डिग्री। लेकिन कोण I तो पूछा नहीं है, पूछा है परावर्तन कोण क्या होंगे, यानी ये वाला पूछा है। तो जब ये 30 हो गया तो हम नियम पढ़े हैं कि कोण I बराबर कोण R होता है। जब एक 30 दे रखा है तो दूसरा भी क्या हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर वस्तु उल्टा प्रतिबिंब बने तो वह दर्पण होगा। इसे बोलते हैं अवतल दर्पण। यहाँ पे फोकस होता है
वक्रता केंद्र होता है और ये इन्फिनिटिव होता है। जब वस्तु को इन्फिनिटिव पे रखते हैं तो उल्टा प्रतिबिंब बनता है, बहुत छोटा बनता है, किस पे? फोकस पे। लेकिन जब हम वस्तु को फोकस और ये ध्रुव के बीच में रखते हैं तो सीधा प्रतिबिंब बनता है, निकट रखते हैं तो सीधा बनता है, दूर रखते हैं तो उल्टा बनता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। अभी तो बताया कि मोटर कार में पीछे देखने के लिए किस दर्पण का यूज किया जाता है। सॉरी, यहाँ पे दे रखा है कि किस साइड मिरर के रूप में उपयोग किया जाता है, तो किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का। लेकिन आप ध्यान से ऑप्शन को देखिएगा तो इसमें कहीं भी दर्पण का यूज नहीं है। लेंस दिया है, उत्तल लेंस, लेंस दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है, क्योंकि दर्पण होगा और ये सभी लेंस में दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है। एक होता है अवतल दर्पण मात्र, एक यही ऐसा दर्पण है जिसमें जितनी भी किरणें आती है प्रधान अक्ष से समांतर, तो वो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस पे मिलती है, यानी एक बिंदु पर मिलती हैं। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का यूज किया जाता है भोजन को पकाने के लिए। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर है, अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गोलीय दर्पण में दूरियों को सदा किसके सापेक्ष मापा जाता है? कमेंट में आप बताइए कि गोलीय दर्पण में दूरियों को कहां से मापा जाता है। मैंने आपको बताया था कि एक चिन्ह परिपाटी होता है या कार्य परिपाटी होती है। ये ध्रुव होता है और यहाँ पे फोकस होते हैं और ये वक्रता केंद्र होता है। जितनी भी दूरियां होती हैं, चाहे वो लेंस हो या दर्पण हो, वस्तु को हमेशा ध्रुव से मापा जाता है। दर्पण हो या लेंस हो, जहां भी दूरी पूछेगा सभी दूरियां लेंस या ध्रुव में, लेंस या दर्पण में ध्रुव से मापी जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अनंत पर स्थित किसी बिंब का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है, तो उसका आवर्धन क्या होगा? हाँ, ध्यान से देखना क्वेश्चन। सॉरी, क्वेश्चन दे रखा है कि अनंत पर स्थित किसी बिंब का अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में आप पढ़िएगा तो ये होता है ध्रुव, पोल होता है, ठीक है। ये होता है एफ और ये होता है सी और ये होता है अनंत। जब हम वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो है फोकस पे बनता है और इतना छोटा बनता है, इतना छोटा कि ऐसे तुम मान लो कि m बराबर क्या हो जाएगा? 0, लगभग 0 के बराबर। तो आवर्धन हमारा क्या हो जाएंगे? 0। ऑप्शन नंबर ए, m बराबर 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा। किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा? आभासी का मतलब होता है सीधा। समतल सीधा बनाता है, अवतल भी बनाते हैं, उत्तल भी बनाता है, ठीक है। लेकिन समतल और उत्तल हमेशा बनाते हैं और ये एक कंडीशन में अवतल बनाता है। समतल उत्तल हमेशा बनाते हैं और जो अवतल होता है वो एक बार बनाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। दे रखा है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? बताइए, समतल दर्पण में कौन सा प्रतिबिंब बनता है? प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? समतल दर्पण में वस्तु का बराबर आकार का प्रतिबिंब बनता है और सीधा बनता है। और सीधा प्रतिबिंब कैसे होते हैं? आभासी होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दे रखा है कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, तो दर्पण कौन से होंगे? दर्पण अगर सीधा बन रहा है तो या तो समतल होगा या तो उत्तल होगा। ऑप्शन नंबर बी, या तो समतल अथवा उत्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। समतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? समतल दर्पण की फोकस दूरी इन्फिनिटिव होता है, अनंत होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखा जाए ताकि प्रतिबिंब जो है उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने? ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है कि कहां पे रखें कि उल्टा प्रतिबिंब चाहिए और समान आकार का चाहिए। तो जब हम अवतल दर्पण में वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं, सी पर रखते हैं, तो समान आकार का और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो वक्रता केंद्र पर रखने पर ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनते हैं वो सीधा तो होता है लेकिन छोटा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, सीधा एवं हर्षित। ठीक है, ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। और किसमें दिया है? प्लस में दिया है। और आपको पता है कि इसे बोलते हैं उत्तल, और उत्तल में जो फोकस होता है पीछे हुआ। फोकस दूरी किसमें दिया? प्लस में। पीछे की दूरियां कैसी होती हैं? प्लस होती हैं। बोल रहा है कि यह गोलीय दर्पण कैसा होगा? गोलीय दर्पण कौन से होंगे? उत्तल दर्पण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। इन दोस्तों, यहीं पर हमारा क्लास समाप्त हुआ। आगे अब जिस टॉपिक को पढ़ाना होगा आप कमेंट में बता सकते हो, अगले दिन हम उस टॉपिक को लेके आएंगे। जय हिंद।